Namaskar. Today we will discuss landform, its feature and formation of the landform. What is the landform? यानी कि भू आकृतियाँ small to medium patches of land is known as the landform. Small to medium parcel of the land is known as the landform. When related landforms included and forms a landscape. When two or more landforms meets with each other, they forms landscape. The landform is the small patches of the land is known having specific character features, while landscape is the large parcel of the land. तो इसी का यानी लैंड फार्म जब दो या दो से ज़्यादा मिलकर के लैंडस्केप बनाता है, और लैंड फार्म क्या होता है, जब छोटा कोई स्मॉल पार्सल ऑफ द लैंड, स्मॉल पैचेज ऑफ द लैंड इज नोन एज अ लैंड फार्म. अब जब दो या दो से ज़्यादा लैंड फार्म मिलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स हों तो उसी को हम लैंडस्केप कहते हैं. यानी कि वो बड़े एरिया के लिए लैंडस्केप यूज़ होता है, स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल टू मीडियम एरिया के लिए लैंडफॉर्म यूज़ होता है. अब इसका सवाल यह है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. जो भू आकृतियाँ हैं सरफेस पे जो हम देखते हैं, सतह पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म फीचर्स हैं. कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे रिवर्स, कहीं पे अलग अलग तरह के जो है फीचर्स हैं. तो इसके फॉर्मेशंस के क्या क्या कारण हैं. तो ये जो है इसका फॉर्मेशंस है, इसका कारण क्या है, ड्यू टू द जियोमॉर्फिक प्रोसेस. जियोमॉर्फिक प्रोसेस. जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फ मीन्स होता शेप. द प्रोसेस, द एजेंट्स विच इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस known as the geomorphic process. These may be tectonic movements या टेक्टोनिक इवेंट्स, टेक्टोनिक इवेंट्स मीन्स इंडोजेनेटिक फोर्सेस, द फोर्सेस विच जनरेट इनसाइड द अर्थ, विच फंक्शंस इनसाइड द अर्थ, known as the tectonic movements, tectonic events like epeirogenic forces, sudden forces, या earthquake and volcano. The best example is the earthquake and volcano. Earthquake and volcano. Tectonic moments, tectonic events. Next one is the climatic factors या climatic elements, climatic agents which involves in the formations of the landform. जो भी climatic factors हैं अर्थ सरफेस को बनाने में, उसको समतल करने में, उसको गहरा करने में, क्लाइमेटिक इवेंट्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स. इसके अंतर्गत हमारा जैसे क्या क्या है, रेनफॉल है, रेनफॉल, विंड, ग्लेशियर मूवमेंट्स, सी वेव्स. तो ये सारे के सारे जो है चीज़ें हैं इसी के अंतर्गत आएंगी क्लाइमेटिक एलिमेंट्स या क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर, जो कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं. यानी कि सन मेन इसका जो एनर्जी सोर्स है वो सन है, और वो सन का जो हीट है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ द सन caused the pressure differences. These pressure differences caused the wind movements. These wind movements further involves in the shaping of the earth surface.
जो ये विंड है इसका कारण क्या है, जो अर्थ सरफेस पे सूरज की किरणें कहीं पे कम हीट करती हैं, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे स्लांटिंग है, कहीं पे ऑब्लिक, कहीं पे वर्टिकल हैं। इसके कारण हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट भी अलग अलग है। हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट अलग अलग होगा तो उसके कारण जो है प्रेशर डिफरेंसेस अलग होंगे। कहीं पे प्रेशर डिफरेंसेस होगा, प्रेशर यानी कहीं पे हाई होगा तो कहीं पे लो होगा। जब प्रेशर डिफरेंसेस होंगे तो उसके कारण क्या है कि विंड मूवमेंट्स होगा। जब विंड मूवमेंट्स होगा तो ये सरफेस को कहीं पे कुरे देगी, कहीं पे कोरोजन, कहीं पे इरोजन, तो ये इसके कारण होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में हम फर्दर डिटेल में बात करते हैं कि द एजेंट्स which involves in shaping of the earth, changing the shape of the earth, known as the geomorphic agents. So these important agents, what are the geomorphic agents? Such important geomorphic agents, वो मतलब कि एजेंट्स, जियोमॉर्फिक एजेंट जो कि अर्थ सरफेस के शेप को, उसकी शक्ल को, सूरत को बदलने में, बनाने में, बिगाड़ने में दिन रात काम करते रहते हैं, सालों साल, लेकिन उसको नोटिस नहीं किया जा सकता। इसको जब इसका रिजल्ट आता है तब हम इसको पता कर पाते हैं कि इसमें कुछ बदलाव आए। इस तरह से इस एजेंट्स को हम देख सकते हैं। सिस्टमेटिक अगर लिखा जाए तो नंबर 1 पे हो सकता है ये रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर को हम कह सकते हैं रिवर, रन ऑफ या रिवर फ्लो। ये जो रनिंग वाटर है, रिवर फ्लो है, इसके द्वारा सरफेस पे जो फीचर्स बनता है, लैंड फॉर्म्स की जो फीचर वजूद में आता है, उसको कहते हैं फ्लूवियल लैंड फॉर्म फीचर्स। फ्लूवियल लैंड फॉर्म क्या कहते हैं? फ्लूवियल लैंड फॉर्म। दूसरा हमारा है विंड मूवमेंट्स। ये अंडरग्राउंड वाटर फ्लो या अंडरग्राउंड वाटर मूवमेंट या अंडरग्राउंड वाटर चैनल मूवमेंट। अंडरग्राउंड वाटर मूवमेंट्स के कारण जो फीचर्स बनता है उसको हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। अंडरग्राउंड वाटर मूवमेंट्स या कास्ट टोपोग्राफी, इससे तात्पर्य हमारा ये है कि वो जब वाटर का फ्लो ज़मीन के भीतर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, और जिस तरह से रिवर जो है, चैनल, स्ट्रीम, सरिताएं ज़मीन के ऊपर मूव करती हैं, सरफेस पे, सतह के ऊपर मूव करती हैं, ऐसे ज़मीन के भीतर भी उनका चैनल, उनकी जो है सरिताएं या उनका मूवमेंट्स, उनके एक पार्टिकुलर कोर्स में, डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होता रहता है। और ये जो मूवमेंट्स होता है ये किस उसमें होता है? ये कास्ट टोपोग्राफिक फीचर बनाती हैं। ये कास्ट टोपोग्राफिक फीचर मतलब कि लाइमस्टोन वाला जो एरियाज़ होता है, जो चूना पत्थर वाला, चाक वाला एरियाज़ होता है, उसी में ये मूवमेंट मेनली प्रचलित है और वहीं पे ये फीचर्स बनता है। नेक्स्ट हमारा आएगा विंड मूवमेंट्स या विंड फ्लो। इसके कारण जो है हमारा ये जो है एओलियन लैंडफॉर्म फीचर्स बनाता है। एओलियन लैंडफॉर्म फीचर्स विंड्स के द्वारा जो फीचर्स बनती है, विंड्स के एक्शन या उसके जो है फ्लो के, जब विंड्स ब्लो करती है तो वो सरफेस पे कहीं पे डिपॉजिट करती है तो कहीं पे इरोजन करती है, कहीं पे जो है अपर्दन तो कहीं पे डिपोजिशन। तो इस तरह से जो फीचर्स बनता है उसको जो है एओलियन लैंडफॉर्म फीचर्स कहते हैं या एओलियन लैंडफॉर्म। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ग्लेशियर मूवमेंट्स। ग्लेशियर मूवमेंट्स, ग्लेशियर की मूव करने के कारण जो फीचर्स बनता है लैंडफॉर्म पे, उसको ग्लेशियर टोपोग्राफी या ग्लेशियल जो है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स कहा जाएगा। ग्लेशियल लैंडफॉर्म
नेक्स्ट हमारा आएगा ग्लेशियल के बाद एक और है सी वेव। क्या है सी वेव? ये कोस्टल टोपोग्राफी या कोस्टल लैंडफॉर्म फीचर्स बनेगा इसके अंतर्गत सी वेव। जो ओशन की तरंगे होती हैं, समुद्र की जो तरंगे होती हैं, उसके कारण जो फीचर्स बनता है उसको हम कोस्टल लैंडफॉर्म फीचर्स कहते हैं। तटवर्तीय क्षेत्र में बनाई गई फीचर्स। ये जो भी एजेंट्स हैं इनमें हमने एक चीज ये कॉमन नोट्स किया, दीज एजेंट्स ईदर और इरोजनल और डिपोजिशनल, दे वर्क year on year, but most of the times their functions involve in eroding the debris and changing the shape of the upper surface of the earth through the erosion. ये जो एजेंट्स हैं आम तौर से सालों भर अपना काम फंक्शंस करते रहते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अर्थ सरफेस पे जो फीचर्स क्रिएट करते हैं वो इरोजनल टाइप है। इरोजनल यानी कि कटाव वाला, जिसे हम कहते हैं अपर्दन। इरोजनल फीचर्स। लिटिल बिट चेंजेस आल्सो मेड बाय द डिपोजिशनल फीचर्स। Little bit changes occurred by the depositional features. Running water, river flow यानी कि fluvial landform features, underground water movements known as the karst topography, winds blowing made the aeolian landform. तो अब ये जो लैंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म है इसमें कुछ इरोजनल फीचर्स होते हैं, कुछ डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। ऐसे कार्स्ट टोपोग्राफी में कुछ इरोजनल हैं, कुछ डिपोजिशनल हैं। इसमें विंड्स में भी हमारा, इसमें ज़्यादातर तो इरोजनल ही है मैक्सिमम। विंड्स में हमारे कुछ इरोजनल हैं, कुछ डिपोजिशनल हैं। ये हमारा जो सी वेव है इसमें भी कुछ इरोजनल है, कुछ डिपोजिशनल है। जैसे बीच है, ओशन जो सी बीच होता है उस पर टूरिस्ट आते हैं, वो क्या है? हमारा डिपोजिशनल है। इसको हम डिटेल में सिस्टमेटिक है, सीक्वेंस वाइज सारे को सारे एक जो है पढ़ते हैं। अब आज से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग वाटर। रनिंग वाटर नंबर 1 क्या है? रनिंग वाटर। रनिंग वाटर both type of the landform features made by the running water, erosional as well as the depositional. तो ये हम क्या लिख सकते हैं? both type of the features, यानी कि इरोजनल सब में दोनों तरह का होगा, इरोजनल और डिपोजिशनल। जब रिवर या रेनफॉल किसी तरह का भी वाटर सरफेस पे, अर्थ सरफेस के ऊपर मूव करे और अपर्दन करे, मलबा जो है डिब्रीज सेडिमेंट्स को वहां से काट करके, छाट करके, हटा करके उसकी एक यूनिक शेप क्रिएट कर दे तो उसको इरोजनल फीचर कहेंगे। वही मलबा, वही डिब्रीज कहीं पे ले जाकर के डिपॉजिट कर दे और उससे जो फीचर्स क्रिएट हो उसी को डिपोजिशनल फीचर्स कहते हैं। अब ये जो रनिंग वाटर है इसके अंतर्गत दोनों तरह से हैं। ये रनिंग वाटर्स, इट इज पॉपुलर, इट मोस्टली फाउंड इन द ह्यूमिड एरियाज, इन द ट्रॉपिकल एरियाज, इन द इक्वेटोरियल एरियाज। लिटिल बिट इट इज आल्सो कॉमन इन टेम्परेट एरियाज, बट इट इज फुल्ली एब्सेंट इन in polar areas when rainfall is nothing else. तो पोलर एरियाज में जहाँ पे बारिश कुछ नहीं होती वहाँ पे ये फीचर्स एकदम नहीं पाया जाता, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है ट्रॉपिकल एरियाज में। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम मूव करेंगे पोल की तरफ उतना ही ज़्यादा इसकी जो है इरोजनल फीचर्स या डिपोजिशनल फीचर्स एब्सेंट होता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होगी वहीं पे ये फीचर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा।
तो मोस्टली इट इज कॉमन इन द ह्यूमिड एरियाज, यानी कि ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल एरियाज. नेक्स्ट वन इज humid areas. It occurred due to the rainfall. It occurred due to the rainfall. ये पाया कहाँ जाता है? ह्यूमिड एरियाज में, यानी कि इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल एरियाज में मोस्टली. टेम्परेट में भी थोड़ा बहुत पाया जा सकता है. पोल पे फुल्ली एब्सेंट होगा ये, ना के बराबर. ये रेनफॉल जो है, इसी के कारण ये जो है रनिंग वाटर, ये घटना घटती है. रेनफॉल जो है, इससे इसके दो कंपोनेंट्स हैं. रेनफॉल्स यही सोर्स है रनिंग वाटर का. रेनफॉल इज द मेजर सोर्स ऑफ द रनिंग वाटर. दिस रेनफॉल्स चेंज द शेप इनटू टू वेज. ये जो रेनफॉल है, ये जो बारिश है, बारिश का पानी है, ये सरफेस पे दो तरह की फीचर्स को डिजाइन करती है. एक तो हमारा ओवरलैंड फ्लो कहलाता है, एक होगा हमारा ओवरलैंड फ्लो, दूसरा जो है लीनियर फ्लो. नेक्स्ट वन इज हमारा लीनियर फ्लो. जो ओवरलैंड फ्लो है, इसी को हम स्थलगत प्रवाह भी कहते हैं. लैंड फ्लो मीन्स, ओवरलैंड फ्लो मीन्स स्थलगत प्रवाह. इट्स अकर्ड ओवर जनरल लैंड सरफेस एज ए शीट इरोजन. When rainfall occurs, the upper layer of the surface, the laminae of the upper surface, eroded by the raindrop and moved in the low-lying areas. It is known as the sheet erosion. Horizontal removal of the upper layer of the surface by the rainfall waters known as the sheet erosion. जब हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर बारिश की बूंदें डिब्रिस या मलबा या उसकी अपर लेयर को, अपर तह को रिमूव करके निचले या तलछटी वाले एरियाज में लेके चली जाएं, तो उसी को हम कहेंगे ओवरलैंड फ्लो. और इस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं? शीट इरोजन. क्योंकि पूरी शीट जिस तरह से चादर होती है, कोई भी पूरी शीट यानी बहुत लंबे एरिया में एक लेयर को अगर निकाल दिया जाता है तो एक तरह से एक शीट निकल जाती है, तो इसको कहा जाएगा शीट इरोजन. शीट इरोजन में यहां पे क्या है कि लीनियर फ्लो. व्हेन रेन फॉल अकर्स ओवर द सरफेस एंड कलेक्टेड इन ए चैनल and start blowing in a linear manner and following a linear pattern, it is known as the linear flow. These linear flow, later known as the stream, सरिताएं, धारा या आपका रिवर्स. होता क्या है, इसका प्रोसीजर है. हाउ started from here, converted into the linear flow. There are the 2 and 3 process. First of all, we have to know as the real erosion. Real erosion. Next one is the gullies या gully erosion. Next one is valleys, valley formations. These valley formations known as the stream flow या rivers. These rivers we can say as a linear flow. तो होता एक ही है कि पहले लैंड सरफेस पे बारिश हुई, बारिश होने के कारण अर्थ सरफेस के ऊपर की लेयर निकल करके
चली गई, मतलब मूव हो गई, और कहीं कहीं पे उसी सरफेस के ऊपर उंगलियों की जो आकार हैं इसी तरह से बारीक बारीक जो है चैनल क्रिएट होने लगते हैं। यही चैनल, जिस तरह से मान लीजिए हमारे ये चैनल्स हैं, ये चैनल है, ये सरफेस के ऊपर ढलान को फॉलो करते हुए, मान लीजिए ढलान कुछ ऐसे, ये अर्थ सरफेस का ये जो है ढलान है, तो ये ढलान को ऐसे फॉलो करते हुए सरफेस ये है, फिर ये ढाल है, तो इसी को फॉलो करते हुए ऐसे चैनल कुछ ऐसे ऐसे हो सकता है। ये जो रील इरोजन कहलाता है। ये उंगलियों की शेप के होते हैं, और यहाँ पे क्या है कि जो सरफेस है और सरफेस है, इसका जो ये सॉइल है ये थोड़ा सा सॉफ्ट सॉइल है और आसानी से इरोड हो जाता है। तो ऐसे कोई भी इसका शेप नहीं होता, कोई आकार इस तरह से फिक्स नहीं होता, बस ये ऐसे उंगलियों की शेप के चैनल ऐसे बनने लगते हैं, और इसी को हम कहते हैं रील इरोजन। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही स्मॉल मतलब कि बहुत ही छोटे जो है शुद्र होते हैं, और ये आसानी से जो है कटिंग हो जाती है। यही रील आपस में जब मिल कर करके या ये चैनल जो है डीपन हो जाए, इलांगेटेड हो जाए, वाइडन हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं गली इरोजन। व्हेन रील इरोजन या चैनल ऑफ द रील्स वाइडन, lengthen and deepen, it is known as the gully erosion. When gullies are further strengthened, its length is increased as well as its depth is also increased and width also increased, then it is known as the valley. So these valleys adopted a particular and fixed path and starts following water in a specific channel, a specific course, later known as the stream and rivers. यही वैलीज को हम फिर बाद में स्ट्रीम और रिवर्स कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ जानने की ये है कि जो रील है ये छोटी व तंग सरिताएं बनाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? रील का मतलब कि बहुत ही छोटी या तंग सरिताएं, ये बहुत ही यानी उंगलियों की शेप की आकार की जो इरोजन्स होती हैं, और उसी के बाद आगे चल करके ये अवनालिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, बन जाती हैं। यही रील जो है गलीज का मतलब कि अवनालिकाओं में बन जाती हैं, और उसके बाद यही गलीज जो है उसमें गहरी और चौड़ी होकर के लंबाई में जब ये इस मतलब कि विस्तृत होती हैं तो उसी को हम वैलीज कहते हैं। वैलीज का मतलब हमारा होता है घाटियाँ। वैलीज का मतलब हमारा होता है घाटियाँ। जब यही गलीज फर्दर चौड़ी हो जाती हैं तो उसी को हम घाटियाँ कहते हैं। अब सवाल ये है हमारा कि ये जो स्ट्रीम है, ये जो रिवर है, ये क्या है? एक लीनियर फॉर्म होता है, लंबाई में ऐसे एक चैनल फ्लो करती है, वाटर का चैनल है, और ये वाटर जो है एक स्पेसिफिक कोर्स को, एक ढलान को, स्लोप को फॉलो करता है, इसी को हम रिवर कहते हैं। रिवर के अलग अलग नाम हैं, मतलब कि ये जहाँ से उद्गम होती है, स्टार्ट होती है, जहाँ पे एंड होती है, और कहीं पे दो रिवर्स आकर के मिलती हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब तो हमें ये क्लियर हो गया। रेन ड्रॉप्स फ्लो ओवर द सरफेस हॉरिजॉन्टली and eroded the upper lamina of the surface known as the sheet erosion. Sometimes over the land flow, elongated finger-like shape deepening of the water channel made a reel erosion. When these reels further widens, lengthen as well as deepening known as the gully erosion. When gullies further, या दो से ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि गलीज मिल जाएं और उसकी जो है चौड़ाई, लंबाई और उसकी जो है ब्रेथ यानी कि विड्थ को और बढ़ा दें, तो इसी को हम वैलीज कहते हैं, यानी कि आपका घाटियाँ या वादियाँ, घाटी। यही वैलीज स्ट्रीम या उसको बाद में रिवर कहते हैं। अब हम बातें करते हैं रिवर्स की। river. Suppose that this is the Himalaya. River Ganga started from Gomukh. Gomukh is the place from where river Ganga started in Himalaya.
in Uttarakhand. The glacier known as the Gangotri Glacier. The water collected in the Ganga initially from the Gangotri Glacier. So this is the where river starts, it is known as the source. Where river starts, initiate, it is known as the source of the river. Where river start, it is known as the source of the river. Where river begin, जहां से नदी स्टार्ट होती है, इनिशियली जहां से स्टार्टिंग होती है, जहां से नदी की शुरुआत होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा सोर्स कहलाता है. Where river ended and discharged its water, known as the mouth. Where river ended and discharged its water, known as the mouth. जहां पे रिवर खत्म होती है, जहां पे रिवर अपना पानी किसी लार्ज वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करती है, जैसे लेक हो गया, ओशन हो गया, सी हो गया, उस जगह का नाम क्या होता है? हमारा माउथ होता है. और जहां से स्टार्ट होती है उसका नाम क्या होता है? हमारा सोर्स होता है. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट है. इट इज माउथ. माउथ मीन्स एंड. वेयर रिवर एंडेड, वेयर रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर इन सी, नोन एज द माउथ. अब सवाल यह है कि व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज या कॉन्फ्लुएंस. नेक्स्ट वन इज द कॉन्फ्लुएंस. तो फर्स्ट वन इज द हमारा सोर्स हो गया. दूसरे नंबर पे हमने क्या लिख दिया? यहां पे माउथ हो गया. थर्ड नंबर पे हमने लिखा कॉन्फ्लुएंस. वेयर स्मॉल स्ट्रीम्स या स्मॉल सपोर्टिंग, हेल्पिंग या हेल्पर रिवर्स मीट टू द लार्ज या मेन स्ट्रीम, द प्लेस नोन एज द कॉन्फ्लुएंस. जहां पे कोई रिवर आकर के किसी बड़े स्ट्रीम से, बड़े रिवर से आके मिलती है, उसी को कॉन्फ्लुएंस कहते हैं. जस्ट लाइक घाघरा कमिंग हियर, और जो गोरखपुर और छपरा के बीच में कहीं पे गंगा से आकर के मिल जाती है, सोन है क्या, सोनपुर या कहाँ पे जाकर के गंगा से मिलती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस. द मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर्स नोन एज द कॉन्फ्लुएंस. कॉन्फ्लुएंस को हम जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रयाग भी कह सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में प्रयाग भी कहते हैं. जैसे मान के चलिए कि यहाँ से यमुना आई और यहाँ इलाहाबाद में कहीं पे आकर के गंगा से मिलती है, दिस इज नोन एज द प्रयाग. इसीलिए इलाहाबाद का नाम प्रयाग ही था पहले, बाद में इलाहाबाद रखा गया अकबर के पीरियड में. तो प्रयाग, दिस इज द प्लेस वेयर टू रिवर्स confluence with each other, या where small tributary supporting rivers meet with the main stream known as the Prayag. The region between the two rivers known as the Doabs. The region lying between the two rivers known as the Doab. तो ये हो गया हमारा 1 2 3, यानी ये कॉन्फ्लुएंस हो गया. नंबर थर्ड पे हमने कॉन्फ्लुएंस लिखा. कॉन्फ्लुएंस को हम क्या कह सकते हैं? प्रयाग कह सकते हैं साहब. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा कॉन्फ्लुएंस के बाद दोआब. दो नदी के बीच का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र को दोआब कहते हैं. दो माने होता है टू. इट इज द पर्शियन वर्ड. आब मीन्स वाटर. इट इज द पर्शियन वर्ड. When two rivers meeting at any place known as the Prayag, the area lying between the two rivers known as the Doab. These Doabs are very fertile tracts for the cultivation. They are very supporting for the cultivations. जैसे रायचूर दोआब्स, वहाँ तुंगभद्रा कृष्णा रिवर से आकर के मिलती है, तो रायचूर दोआब्स और सदर्न जो डायनेस्टीज थी
किंगडम्स वो इसीलिए फाइट करती थी क्योंकि इट इज द वेरी फर्टाइल लैंड्स, फर्टाइल ट्रैक्स दैट आर वेरी सपोर्टिव फॉर द एग्रीकल्चर, इसीलिए वहां के लोग आपस में फाइट किया करते थे। नेक्स्ट हमारा जो है ये दोआब कहलाता है, जिसे पंजाब, 5 रिवर्स ब्लोइंग इन पंजाब। तो पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर यानी रिवर्स। नेक्स्ट हमारा है ट्रिब्यूटरीज, नेक्स्ट हमारा है ट्रिब्यूटरीज। तो ये 4 हो गया, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर पे ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी मीन्स स्मॉल स्ट्रीम रिवर्स ज्वाइन लार्ज रिवर एंड इंक्रीज वाटर वॉल्यूम। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी means small rivers meets with the large rivers and increase the volume of the water known as the tributary। जब छोटे चैनल्स, छोटी सरिताएं किसी बड़ी नदी से, बड़ी सरिता से मिलती है और उसके वाटर्स को, इसके वह जल को, वॉल्यूम को, साइज को बढ़ा देती है, उसी को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ए पर्सन स्टैंड्स इन सच ए मैनर दैट ही फेसिंग टुवर्ड्स माउथ ऑफ द मेन स्ट्रीम। A person stands in such a manner that he facing towards the mouth of the river। मान लीजिए कि कोई आदमी है ऐसे और वो अगर यहां पे खड़ा है, ये आदमी है कोई यहां पे खड़ा है और ये जो है देख किधर रहा है, माउथ की तरफ इसका फेस है। तो इस आदमी के राइट साइड में जो भी होगा एरिया, ये इसका राइट हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये इधर वाला हिस्सा इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। द रिवर्स व्हिच मीटिंग दिस साइड नोन एज द राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, who is coming and joining to the main stream from the left side of this man is known as the left bank tributaries, like a like a Ghagra, like Rapti, like Gomti, like Gandak, like Kosi. These are the left bank tributaries of the Ganga. While right bank tributaries में हमारी ये हो गई यमुना, सोन, these are the right bank tributaries। एक आदमी कुछ ऐसा खड़ा हो जाए कि उसका चेहरा माउथ की तरफ हो, मेन स्ट्रीम की जो रिवर है उसके माउथ की तरफ हो, उसके जो है जहां पे रिवर एंड होती है उसकी तरफ वो देखे। उस आदमी के राइट साइड में जो भी नदियां आके मिलेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। जैसे इस आदमी के राइट साइड में इधर वाला हिस्सा पूरा का पूरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगा। इस साइड का जो लेफ्ट साइड में जो एरिया है उधर से जो नदियां आकर के उसमें मिलेंगी उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा क्या है? राइट बैंक हो गया, हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज। नेक्स्ट हम 6 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है when rivers branches into several channels and divided its water into these channels known as the distributaries. Before discharging its waters, river divided into several channels known as the distributaries। जैसे ये गंगा है, यहाँ पे ये जो डेल्टा बनाती है सुंदरबन में, इसकी गिरने से पहले बहुत सारे ऐसे चैनल्स में ये जो है ऐसे डिवाइड हो जाती है। These are the known as the distributaries। These are the known as the distributaries। Before discharging its water, river channelized
into several small uh, streams known as the distributaries. जब रिवर अपना पानी रिवर का नदी का जल ओशन में गिरने से पहले अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाए, बट जाए, और ये चैनल फाइनली वाटर को रिवर्स में डिस्चार्ज करें, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. यानी ब्रांचिंग ऑफ द रिवर्स, डिवाइडिंग ऑफ द मेन स्ट्रीम इनटू सेवरल चैनल्स एंड डिस्चार्ज वाटर फाइनली बाय द दीज चैनल्स नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज. अब हमारा आ गया नेक्स्ट जो है रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज के बाद क्या है, रिवर बेसिन, कैचमेंट एंड वाटरशेड. इसको मिटा देते हैं, हमारा 6 हो गया. नेक्स्ट हमारा जो है रिवर बेसिन, कैचमेंट एरिया, नेक्स्ट हमारा जो है कैचमेंट एरिया, नेक्स्ट वन इज हमारा वाटरशेड, वाटरशेड, रिवर बेसिन, the area drained by main stream and its river and its tributaries. The area drained by main stream and its tributaries known as the river basin. कोई भी एरिया जो एक मेन नदी, मेन सरिता जो है, जो मुख्य सरिता है वो, और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहने वाले पानी से, जो उसकी सहायक नदियां हैं उस जिस एरिया से बहेगी, उस पूरे एरिया को बेसिन कहा जाएगा. बेसिन का मतलब कि वो एरिया जो कोई इस तरह से कहीं पे कोई ऐसा एरिया हो जो एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता हो. जैसे वॉश बेसिन, वॉश बेसिन क्या है, कुछ इस तरह से होता है. मान लीजिए ये वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन है ये. वॉश बेसिन में क्या होता है, एक ऐसे तलछटी वाला एरिया, निचला वाला हिस्सा, जहां पे आसानी से कोई चीज आकर के कलेक्ट हो जाए. जैसे ये वाटर आकर के देखिए इसमें कलेक्ट हो जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, बेसिन कहा जाएगा. ऐसे ही कोई भी एरिया, कोई भी रीजन जहां पे एक रिवर, मेन रिवर फ्लो करती हो और उसकी सहायक नदियां भी उसी में आकर के मिलती हों और फ्लो करती हों, बहती हों, उस एरिया को कहा जाएगा रिवर बेसिन. एरिया ड्रेन्ड बाय मेन स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज नोन एज द वाटर बेसिन. The whole area from which the main stream and distributaries is draining known as the river basin. Another one is the catchment area. The area from which main stream and its tributaries collecting the water known as the catchment area. अब कैचमेंट का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और बेसिन का मतलब हमने क्या कहा, फ्लो करना, ड्रेन यानी कि फ्लो करना. The area drained by main river या stream and its tributaries known as the river basin. कोई रिवर मेन इस तरह से मान लीजिए कि ये सपोज दैट एक रिवर कुछ इस तरह से फ्लो करती है, ये मेन रिवर हो गई. जो सहायक नदियां हैं कुछ इस तरह से आकर के इसमें ऐसे मिलती हैं.
ये पूरा का पूरा एरिया जो है क्या कहलाएगा, आपका रिवर बेसिन कहलाएगा। बिकॉज एक मेन स्ट्रीम है अपनी सहायक नदियों के साथ इस एरिया में फ्लो करती है, ड्रेन करती है, बहती है, इसीलिए इसको जो है बेसिन कहा जाएगा। द एरिया फ्रॉम विच वाटर इज कलेक्टेड इन द मेन स्ट्रीम नॉन एज द कैचमेंट एरिया। अब इसी एरिया को हम कैचमेंट एरिया किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वाटर कलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, और रिवर के फ्लो करने के कॉन्सेप्ट में हम इसी को क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। तो बेसिन का मामला क्या है, हमारा सरफेस से, जमीन से है, यानी कि जहां रिवर फ्लो कहती है। कैचमेंट का हमारा तात्पर्य इससे है कि जहां जहां से वो पानी उसमें कलेक्ट होकर के आएगा उस एरिया को जो है हम, तो फाइनली दोनों चीजें एक हैं, बट उसमें टर्मिनोलॉजी का, एक वाटर कलेक्शन से उसका संबंध है, एक रिवर के फ्लो करने से उसका संबंध है, बस दोनों में माइनर डिफरेंस है। एक चीज हमारा आता है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड, व्हाट इज द वाटर शेड? स्मॉल लेवल पे जब वही बेसिन जो है उसी को हम कहते हैं वाटर शेड। वाटर शेड मीन्स क्या होता है, जब स्मॉल लेवल पे वही, व्हाइल स्मॉल रिवर्स लेक्स टैंक्स रिफर एट द वाटर शेड। तो कैचमेंट एरिया ऑफ द लार्ज रिवर इज नोन एज द रिवर बेसिन, व्हेन कैचमेंट एरिया ऑफ द स्मॉल रिवर इज नोन एज द watershed. And having a common outlet, जैसे ये कॉमन आउटलेट इसका ये है। अब वाटर शेड अगर हमको इसका बनाना होगा तो हम इसको वाटर शेड कुछ इस तरह से बना देंगे। कैचमेंट एरिया ऑफ द स्मॉल रिवर, दिस इज द वाटर शेड ऑफ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ए स्मॉल रिवर। तो कैचमेंट एरिया ऑफ द स्मॉल रिवर इज नोन एज द वाटर शेड, कैचमेंट एरिया ऑफ द लार्ज रिवर इज नोन एज द रिवर बेसिन। कैचमेंट एरिया ऑफ द लार्ज रिवर इज नोन एज द रिवर बेसिन, कैचमेंट एरिया ऑफ द स्मॉल रिवर नोन एज द वाटर शेड। वाटर शेड इज यूज particularly for the water management. Water management means for the irrigation purpose, for the flood control, for the dam, for hydroelectricity. तो वाटर मैनेजमेंट या इरिगेशन के पर्पज से जब इसी चीज को यूज किया जाएगा तो वहां पे हम कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वाटर शेड का यूज करेंगे। दोनों में कैचमेंट एरिया इसका भी एक कॉमन आउटलेट है, बड़े वाले का भी एक कॉमन आउटलेट है। दिस इज द कॉमन आउटलेट, एक ही सोर्स से आकर के फाइनली ये मान लीजिए कि फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज है। ये वाला मान लेते हैं कोई ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उस पर कोई बैराज ऐसे बना हुआ छोटा सा इरिगेशन के लिए। गंडक है मान लीजिए, तो गंडक पे जो वहाँ पे डैम बना हुआ है इरिगेशन के लिए आपका नदन बिहार और उस एरियाज में या नेपाल में बना हुआ है डैम, तो ये एक तरह से वाटर शेड हो जाएगा। कैचमेंट एरिया ऑफ द स्मॉल रिवर्स, इट इज यूज्ड फॉर द वाटर मैनेजमेंट, फॉर द इरिगेशन पर्पस, व्हाइल लार्ज एरियाज ऑफ द कैचमेंट है, large area of the catchment is known as the river basin. One another term is the water divide. What is the water divide? Elevated place from where river diverges in different directions in different channels. वो हाइट वाला एरिया जहां से रिवर अलग अलग दिशाओं में मूव करती है उस जगह का नाम होता है वाटर डिवाइड। जैसे मान लीजिए 1914 में शिमला जो है एग्रीमेंट हुआ ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, और जो प्रेजेंट टाइम का चाइना या तिब्बत है उसकी बाउंड्री या उसका जो बॉर्डर है और इंडिया का बॉर्डर एक प्लेन पेपर पे डिजाइन कर दिया गया, और यह माना गया कि जो वाटर डिवाइड है वही दोनों कंट्री का बॉर्डर है। सपोज दैट दिस इज द हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये जो है एकदम पीक वाला एलिवेटेड, हाईएस्ट एलिवेटेड जो प्लेस है, पॉइंट्स है,
जितने रिवर होंगी ये इधर आएंगी और कुछ रिवर्स इधर आएंगी। तो द प्लेस विच डिवाइडिंग द रिवर चैनल्स इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस known as the elevated area which dividing the rivers into different channels known as the water divide। वो प्लेस, वो एरिया जो रिवर्स को अलग अलग दिशाओं में, डायरेक्शन में बांट देती है, उनको अलग अलग दिशाओं में चैनलाइज कर देती है, उसी को वाटर डिवाइड कहा जाता है। इधर की जो चैनल हैं, जैसे मान लीजिए गंगा, घाघरा, ये जितनी भी हैं, इधर की जो चैनल होंगी चाइना और तिब्बत वाली रिवर्स का, तो इसको प्लेन पेपर पे मान लिया गया था कि ये जो लाइन होगी, इसी लाइंस को बॉर्डर या बाउंड्री माना जाएगा, दो कंट्रीज का बॉर्डर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या टर्मिनोलॉजी है? हाँ, अब आ जाइए ड्रेनेज। ड्रेनेज की बातें हम करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न, इसी रिवर से रिलेटेड वो भी सब चीज़ें जान लें, काम की चीज़ें हैं। ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, रिवर फ्लो in a definite directions and following a specific slope pattern। यस, एक जब रिवर एक पार्टिकुलर दिशा में, डायरेक्शन में बहती है, अपने चैनल्स को फॉलो करती है, स्लोप्स को फॉलो करती है, तो उसको हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। अब ड्रेनेज पैटर्न में क्या है कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज, एंटीसीडेंट ड्रेनेज, या इसको कह सकते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंट मीन्स होता है एंट, पहले, एंट मीन्स पहले, यानी कि वो रिवर्स जो कि लैंड सरफेस के इवोल्यूशन होने से पहले, उसके एलिवेशन, एलिवेटेड होने से पहले फ्लो कर रही हो, बह रही हो, उनको इंसिडेंट रिवर कहते हैं। व्हाट इज द इंसिडेंट रिवर? व्हेन रिवर फ्लो इन इट्स चैनल्स एंड फॉलोइंग द स्लोप विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस of the later evolutions of the surrounding landforms known as the antecedent river। जब रिवर एक पार्टिकुलर दिशा या डायरेक्शन में अपने स्लोप को फॉलो करते हुए बह रही है, और बाद के दिनों में अगर उसके सराउंडिंग्स में या उसके कोर्स में लैंड सरफेस का इवोल्यूशन हो जाए, तो ये इवोल्यूशन उस पर कोई प्रभाव ना डालने पाए और रिवर अपनी हिसाब से अपने स्लोप्स पे फॉलो करती रहे। अगर लैंड सरफेस अपलिफ्ट हो जाए तो भी उसको कटिंग डाउन कर करके, उसको कट कर करके अपने दिशा में, डायरेक्शन में फ्लो करती रहे। इसीलिए इसको कहा जाएगा आपका एंटीसीडेंट ड्रेनेज। यानी कि इस वाली कंडीशंस में रिवर्स का वजूद पहले में हुआ और जो लैंड फॉर्म है जहां से रिवर फ्लो करती है, उसका इवोल्यूशन, उसका वजूद बाद में आया। इसकी कंडीशंस में हम कह सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल के तौर पे हमारी इंडस रिवर है, सतलज है, घाघरा है। घाघरा शायद नेपाल में करनाली के नाम से जानी जाती है। मेरे ख्याल से वो वाली रिवर हिमालय के उस पार से ही स्टार्ट होती है। आपका ये है ब्रह्मपुत्रा है। नेक्स्ट हमारा जो है इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। कोसी की कुछ सहायक नदियां जहां से कोसी स्टार्ट होती है, ये सप्त कोशी, ये 6-7 कोशियां जो हैं, उसके कुछ चैनल जो है आपका तिब्बत से इमर्ज होकर के आते हैं, शायद उनको भी हम मान सकते हैं। सपोज दैट दिस इज द हिमालय। हिमालय ये बाद में वजूद में आया, इससे पहले यहां से ऐसे कुछ आपकी जो है इंडस फ्लो कर रही थी, यहां से ऐसे सतलज फ्लो करती है। जब हिमालय का इवोल्यूशन हुआ, इसका एलिवेशन हुआ,
यानी हिमालय का वजूद में आया, ये बढ़ना शुरू हुआ, ये हाइटेड हो गया, एलिवेटेड मतलब हाइटेड हो गया। तो इन रिवर्स ने इसकी कटिंग की, इतनी कटिंग की कि अपने कोर्स को, अपने स्लोप को, अपने ढलान को, अपने पैटर्न को ये फॉलो करती रहीं। इस एरिया के अपलिफ्टमेंट होने के कारण उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ पाया, तो इसलिए इसको एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। यहां पे हम घाघरा का एक चैनल शायद है, कोसी के कुछ चैनल्स हो सकते हैं, अभी कोई रिसर्च इस पर नहीं है। और एक रिवर इस तरह से हमारी जो है सांगपो, जिसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ये भी है। तो ये सारी की सारी रिवर्स हमारी जो है एंटीसीडेंट्स रिवर हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम यहां लिख दें। The stream that follow the slope that exists as a consequence of the slope. The stream initiated as a consequence of the slope या slope pattern. जब कोई नदी, कोई सरिता, कोई धारा, कोई चैनल स्टार्ट होती है, उस जगह के स्लोप के कारण, स्लोप यानी ढलान जब डिसाइड करने लगे, तो कहा जाएगा उसको कॉन्सिक्वेंट रिवर, यानी कि ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंसेस, ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्लोप। जो स्लोप है उसके कारण जो है उसकी ढलान, उसका जो है रिवर का उद्गम हो, तो उसको कहा जाएगा कॉन्सिक्वेंट रिवर। इस वाली कंडीशंस में रिवर्स का वजूद बाद में आया, पहले लैंड सरफेस का वजूद आया। और लैंड सरफेस का जो वजूद है उसके आधार पे, उसके स्लोप के आधार पे रिवर जो है ये फ्लो करती है, इसको कॉन्सिक्वेंट रिवर कहा जाएगा। जो कॉन्सिक्वेंट रिवर होती है वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से आकर के उसमें आकर के मिल जाती हैं। जब किसी भी कॉन्सिक्वेंट रिवर में कुछ ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं, वो ट्रिब्यूटरीज कभी कभार ऑब्लिकली मिलती हैं और कभी कभी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि राइट एंगल्स में आकर के मिलती हैं। तो इसको दो कंडीशंस हो सकती हैं, व्हेन एवर्स ट्रिब्यूटरीज मीटिंग विद द मेन स्ट्रीम ईदर ऑब्लिकली और राइट हैंड एंगल आर मेकिंग एट ए राइट हैंड एंगल। When tributaries meeting with the main streams either at obliquely or at right angle, जब रिवर्स मेन स्ट्रीम से ऑब्लिक मिलती हैं, मान लीजिए ये मेन स्ट्रीम है रिवर की, ऑब्लिक में इस तरह से, दैट इज द ऑब्लिक। जब रिवर मेन स्ट्रीम से ऑब्लिकली आकर के मिलती हैं, दिस इज द ऑब्लिक डायरेक्शन, ये ऑब्लिक है, ये हमारा ऑब्लिक है, ये ऑब्लिक आकर, ये एक मेन स्ट्रीम है, इससे ऑब्लिकली आकर के मिलती हैं, तो उसको डेंड्राइटिक पैटर्न कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? डेंड्रेटिक पैटर्न कहा जाता है। और ये जो रिवर्स आकर के ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं उनको इंसिक्वेंट कहा जाता है। ये क्या है? हमारी इंसिक्वेंट रिवर है। इंसिक्वेंट, ये क्या है? इंसिक्वेंट, INSEQUENT, इंसिक्वेंट। इंसिक्वेंट ये हमारी क्या है? इंसिक्वेंट। ये क्या है? इंसिक्वेंट। ये क्या है? इंसिक्वेंट। तो इंसिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जो इंसिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ये होमोजेनस बेड्स ऑफ द यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस टू इरोजन। ये कहां पे फ्लो करती हैं? इंसिक्वेंट रिवर फ्लो थ्रू दी या ओवर होमोजेनस
surface, homogeneous surface, and uniform resistance with the uniform resistance of erosion. Its flow over homogeneous surface with uniform resistance of erosion known as the insequent tributaries. जब रिवर्स ऑब्लिकली अपने मेन स्ट्रीम से रिवर से मिलती है और ये रिवर जो मेन ट्रिब्यूटरीज मिल रही है ये फ्लो करती है होमोजेनस सरफेस पे और एक ही जैसा जो है इरोजनल पैटर्न है, एक ही इतना ही आसान होता है रिवर्स को काटने में, छाटने में पूरे के पूरे एरियाज को, तो उस वाली रिवर्स को कहा जाता है इंसीक्वेंट रिवर। अब इस तरह से जो पैटर्न बन करके आता है इसको कहा जाता है डेंड्रेटिक pattern of drainage. Dendron, that is the Greek word, its mean tree. Dendron, that is the Greek word, its mean tree. Dendron एक ग्रीक शब्द है यानी यूनानी शब्द है जो कि डेंड्रॉन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पेड़ के, ट्री के। इसका मतलब क्या होता है? ट्री के, डेंड्रॉन। और ये ट्री, ये जो पूरा का पूरा पैटर्न बना, जो हमारा कॉन्सिक्वेंट रिवर कौन सी है? ये कॉन्सिक्वेंट रिवर है, कॉन्सिक्वेंट रिवर है। और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये हमारी जो है इंसिक्वेंट रिवर है। ये जो है रिवर हमारी ऑब्सिक्वेंट कहलाएगी। रिवर का तो धारा इधर है लेकिन कुछ ट्रिब्यूटरीज इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, चाहे ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी या ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरी भी हो सकती हैं, तो उसको ऑब्सिक्वेंट कहते हैं। ये ऑब्सिक्वेंट हो जाएगा। या ऐसे कोई रिवर ये मान लीजिए हमारा ऑब्सिक्वेंट हो गया, जो इस मेन स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शंस में रिवर फ्लो करने लगे तो इसी को ऑब्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। तो ये ट्री लाइक जो पैटर्न बना ये पूरा हमारा इस तरह से, इसी को हम डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं ऑफ ड्रेनेज। नेक्स्ट हमारा है एक है ट्रेलिस ड्रेनेज। नेक्स्ट हमारा डेंड्रेटिक के अलावा नंबर 2 पे ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड इन ए रेक्टेंगुलर शेप। ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड इन ए रेक्टेंगुलर शेप। ट्रेलिस पैटर्न में होता क्या है कि रिवर्स जो ड्रेनेज पैटर्न है वो आयताकार की आकार का बन जाता है, उसी को हम ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जब alternates soft and hard rocks found in the surface through which river is flowing known as the trellis drainage pattern। मान लीजिए ये मेन स्ट्रीम है और यहां पे क्या है, एक रिवर ऐसे आई, एक रिवर ऐसे आई। ये क्या है? हार्ड रॉक है। ये क्या है? हार्ड रॉक है। दिस इज हार्ड रॉक। ये क्या है? हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक है ये। दिस इज हार्ड रॉक। ऐसे इसी साइड में भी हो जाएगा कुछ ऐसे ही। हार्ड रॉक, हार्ड रॉक, हार्ड रॉक, हार्ड रॉक।
ये क्या है, जहां से रिवर फ्लो कर रही है, सॉफ्ट रॉक है, ये 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 सॉफ्ट रॉक है। तो यहां पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स इस तरह से कुछ डिजाइन हो कि एक रेक्टेंगुलर शेप बनाए, तो उसी को हम कहेंगे ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। Here tributaries are meeting with the main stream at a right angle. Here tributaries are meeting, these are the tributaries, these are the soft rock. Tributaries are meeting with the main stream at right angle. This is the right angle, this is the right angle, this is the soft rock, this is the right angle, this is the soft rock, this is the soft rock. Here tributaries are meeting with the main stream at right angle, known as the subsequent tributaries. Subsequent tributaries. These are the subsequent tributaries. These are the subsequent tributaries. These are the subsequent tributaries. Where tributaries meeting with the main stream at right angle, known as the subsequent tributaries. Whenever alternate soft and hard rocks patterns is settled and river flowing and cutting down in the soft rocks areas, known as the pattern made as known as the trellis ड्रेनेज पैटर्न। या आयताकार वाला जो है रेक्टेंगुलर शेप का जो पैटर्न बनेगा उसी को ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है रेडियल ड्रेनेज है। नेक्स्ट हमारा रेडियल ड्रेनेज है। रेडियल ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज। When rivers originate from a central point and diverted in different directions, known as the radial drainage. When river originate from a central uplifted या volcanic cone, when rivers starts from a central points, when river starts from a central points and diverted in different directions, known as the radial drainage. When river radiates from a central points and diverts in different directions, known as the radial drainage. जब रिवर किसी एक सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट होती है और अलग अलग दिशाओं में वो बहने लगती है, ये जो जहां से स्टार्ट होती है सेंट्रल पॉइंट होता है वो थोड़ा हिली टाइप हो सकता है, थोड़ा वॉल्केनिक कोन हो सकता है, थोड़ा एलिवेटेड अपलिफ्टेड एरिया हो सकता है, और वहां से अलग अलग दिशाओं में रिवर मूव करती है, बहती है, उसी को रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने ये बना दिया आपका एक हिल है अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक हिल, ये मान लीजिए अमरकंटक है। ये छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक में हमने देखा क्या कि यहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है इस तरह से कुछ, इसको हम नाम दे देते हैं नर्मदा। इधर से कोई रिवर निकलती है सोन रिवर, जो कि पटना के बाद गंगा में आकर के मिल जाती है। इधर से एक निकलती है महानदी, महानदी। तो रिवर्स जो है एक अपलिफ्टेड माउंटेन से, हिल्लॉक से, वॉल्केनिक कोन से या एलिवेटेड रीजन से निकलती है एंड रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसी को कहा जाता है आपका रेडियल पैटर्न। इसका दूसरा एग्जांपल रांची प्लेटू है। क्या है? रांची प्लेटू है। ये रांची प्लेटू है, यहां पे स्वर्ण रेखा रिवर निकलती है, नर्दन कोल रिवर निकलती है, और जो है साउथ कोयल, सुवर्ण रेखा, कारो, कांची। रांची प्लेटू से निकलने वाली रिवर्स में जो कि रेडिएट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, सुवर्ण रेखा, साउथ कोयल, कारो, कांची, ये रिवर्स यहां से निकलती हैं। एक बेस्ट एग्जांपल हमारा गिर हिल है। गिर हिल जो है आपका गुजरात, गुजरात का जो आपका
एरिया है वहाँ पे गिर हिल है, गिर हिल से भी रिवर्स अलग अलग डायरेक्शंस में निकलती हैं और उसको भी हम कह सकते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सेंट्रीपिटल है। नेक्स्ट हमारा जो है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न है। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब व्हेन एवर रिवर्स कन्वर्ज एट ए सेंट्रल पॉइंट्स नोन एज द सेंट्रीपिटल। जिस तरह से ये क्या हो गया रेडियल वाला आपका सेंट्रीफ्यूगल, आउटवर्ड फोर्स, अर्थ सरफेस में जब आउटवर्ड जो फोर्स काम करती है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अर्थ में जो फोर्स इनवर्ड काम करती है, सेंटर की तरफ जो फोर्स काम करती है, खींचती है, उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टूवर्ड सेंटर, ये क्या हो गया हमारा टूवर्ड सेंटर। टूवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है टूवर्ड सेंटर। जैसे वो अट्रैक्शन फोर्स जो किसी भी चीज को अर्थ की अपनी तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ खींचती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ऐसे यहां पे ड्रेनेज के मामले में भी व्हेन एवर रिवर मीट्स रिवर कन्वर्ज एट ए सेंट्रल पॉइंट एज एट एनी पार्टिकुलर बेसिन नोन एज द सेंट्रीपिटल। जैसे कि मान के चलिए हमारा कि रिवर स्ट्रीम्स कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन डिप्रेशन, रिवर या स्ट्रीम या सरिताएं कन्वर्ज एट ए सेंट्रल पॉइंट एट ए डिप्रेशन नोन एज द सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। जैसे मान लीजिए कि सांबर लेक है, उसमें बहुत सारी रिवर्स आके मिल जाती हैं। ऐसे कुछ लेक्स मान लीजिए कि ब्लैक सी है, उसमें बहुत सारी आकर के रिवर आकर के मिलती हैं। कैस्पियन सी है, उसमें भी आकर के रिवर मिलती हैं चारों तरफ से। तो ये क्या कहलाती है हमारी सेंट्रीपिटल ड्रेनेज कहलाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा जो है इसके बाद आ जाएगा कोर्स ऑफ द रिवर। रिवर का जो है कोर्स, यानी कि रिवर जब फ्लो करती है तो अपर कोर्स में कौन सा शेप या डिज़ाइन बनाएगी, मिडिल कोर्स में कौन सा शेप या डिज़ाइन बनाती है, लोअर कोर्स में शेप या डिज़ाइन बनाती है, क्यों बनता है ये सब, इसका फॉर्मेशन के कारण क्या क्या है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।